Hello, I am Vasu Jain. I have secured All India rank of 67 in CSE 2020 examination, and I have cleared this exam with my law optional papers. So today in this Delhi Knowledge Track video, I will be talking about my law strategy. So in this, I would be basically talking on three major points. The first would be, what are the myths associated with the law optional? क्या क्या भ्रांतियां हैं इस पेपर के बारे में, और अगर हमें पेपर लेना है then why should I opt for it? The second point would be, what are the book list और from where should I read it? तो इसमें बुक लिस्ट की बात करेंगे. और तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे वो होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ ऑप्शनल पेपर, कैसे तैयारी करें. तो इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे. उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं. मैं वासु जैन हूं और मैंने लॉ करा है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से. मैंने ये मेरा दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई हैव रीच्ड टिल इंटरव्यू एंड इन लास्ट ईयर आल्सो my optional was law, in which I secured 267 marks. In this year, in this attempt, I secured a total of 269 marks in law optional. So with this, I will be coming to the first major point of today's talk, that is the myths associated with law optional. हमारे मन में कुछ भ्रांतियां हैं इस पेपर के बारे में, not just for a law graduate, but also with other aspirants. तो वहाँ पे तीन मेजर भ्रांतियां हैं या there are three major myths. The first being कि मार्क्स नहीं आते हैं, सेकंड मटेरियल नहीं है, और तीसरा ये मिथ है कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट विद द जुडिशियल सर्विसेज मटेरियल. तो इन तीनों पे मैं आपको थोड़ा अपने विचार रखता हूँ. पहला जो सबसे बड़ा मिथ है कि लॉ ऑप्शन में मार्क्स नहीं आते हैं. देखे जाए तो कहीं कहीं तक ये सही भी है, क्योंकि एवरेज मार्क्स 270 के आसपास रहते हैं, 260 के आसपास रहता है, एंड 300 हमने टच होता हुआ नहीं देखा है. बट इफ यू सी, there have been people who have secured 290 marks in law optional. There have been people who have secured 280 marks in law optional. और मैं किसी ये पुराने सालों की बात नहीं कर रहा हूँ. In this year only, in 2020, I have known people who have got 290, 280, then 270. So had it been only one or two person who have secured 290 or 280, I would have said कि वो anomaly है, मतलब वो बाकी सब लोगों से हटके है. But there are a good number of people getting into that range. So I think if we prepare well, if we have that command over the subject, we will get good marks. So मेरे को ये नहीं लगता कि लॉ ऑप्शन में मार्क्स नहीं आते हैं. सेकंड, जब हम मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड बुक लिस्ट. हमें पता है कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है. ऑल्सो फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स, हमने तो ये सारी चीज़ें 5 साल पढ़ी ही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, एडमिन हो, PIL हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, सब हमने पढ़ रखा है. तो हाउ कैन वी से मटीरियल नहीं है? देयर इज प्लेंटी ऑफ मटीरियल एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ गाइडेंस अवेलेबल. Even the toppers of the previous year toppers have discussed their strategy and given their talks how to prepare for it. So I don't think there is a dearth of material. Rather, I would say we need to confine ourselves to limited material. Material थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा बल्कि हो जाता है, तो हमें वहाँ पे confine करना पड़ता है, जो कि मैं आगे की वीडियो में भी डिस्कस करूँगा. जो हमारे तीसरे पॉइंट पे, दैट इज मिसमैनेजमेंट विद जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो कई बच्चों के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि वेदर शुड बी ऑप्ट फॉर कोचिंग फॉर लॉ ऑप्शनल. तो देखिए, जब हम कोचिंग की बात करते हैं, देयर हैव बीन मेनी इंस्टीट्यूट्स जो जुडिशरी की कोचिंग कराते हैं और साथ साथ लॉ ऑप्शनल की कोचिंग कराना शुरू कर देते हैं. तो वहाँ पे उनका ओरिएंटेशन जो है थोड़ा लॉ के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा रहता है. तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड कोचिंग्स, आई एम नॉट सेइंग वो कंटेंट अच्छा नहीं देंगे, बट एक पर्सपेक्टिव की बात होती है. तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू गोइंग फॉर एनी कोचिंग, तो जस्ट गो थ्रू देयर ब्रोशर, जस्ट नो अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि वो कैसी कोचिंग कराता है, जुडिशरी को कितना टाइम देगा, मतलब जुडिशरी से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड लॉ ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज. तो वो आपको थोड़ा गैप समझना पड़ेगा और कोचिंग वालों से भी वो समझना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. तो ये तो है 3 मिथ्स.
जो कि सिविल सर्विस लॉ ऑप्शनल से रिलेटेड है। दूसरे मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाई डिड आई ऑप्ट फॉर लॉ ऑप्शनल, मैंने क्यों लॉ ऑप्शनल अपना रखा। तो सबसे पहले तो यही था बिकॉज आई एम ए लॉ ग्रेजुएट और 5 साल मैंने लॉ पढ़ा है, सो आई हैड दैट फैमिलियरिटी विद लीगल सब्जेक्ट्स। मेरे को समझ थी और वो 5 साल वही सारी बातें करी हैं, तो एक वहाँ पे एक टच था मेरे पास। तो आई वाज लाइक कि जब 5 साल करा है तो आई टेक इट फॉरवर्ड। सेकंड, देयर वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सपोज आई डोंट टेक लॉ ऑप्शनल एंड आई टेक सम अदर ऑप्शनल से सोशियोलॉजी। सो अब देखिए सोशियोलॉजी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई उसमें नॉलेज नहीं है, सो आई वुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 1.5 मंथ टू कवर द बेसिक्स। तो जो 1.5 महीने में जो 1.5 महीना लगा के मैं सोशियोलॉजी में बेसिक लेवल पे पहुंचूंगा, वो लॉ में मेरा आज पहले से है क्योंकि 5 साल वो पढ़ा हूँ। तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा कि रादर देन स्पेंडिंग 1.5 मंथ टू टोटली न्यू सब्जेक्ट और उसके ऊपर फिर बिल्ड करूँ, अगर मैं 1.5 महीना इधर ही डाल दूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट। तो इसलिए आई वाज लाइक कि आई वुड स्टिक विद द लॉ ऑप्शनल। एंड थर्ड पॉइंट फॉर मी वाज द help which I'll get from law optional in my GS papers। अब although डायरेक्ट हेल्प शायद ना मिले, बट अगर आप पॉलिटी की बात करो, अगर आप पेपर 2 की बात करो, तो वहाँ पे तो आपको certainly हेल्प मिलेगी ही। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इन 2019 मेंस एग्जामिनेशन, आई गेस पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 था, दैट वाज अबाउट फेडरल सुप्रीमेसी एंड लेजिस्लेटिव लिस्ट्स। So for a normal aspirant without legal background, that might have been a trick question. But for a law optional student, that was a very simple question in which you have to write FN Balsara, you have to write about different doctrines, which we have already covered. तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि डायरेक्टली वैसे हेल्प होती है, इनडायरेक्टली कंसेप्ट समझने में it's relatively easier to understand a political concept or a constitution concept when you have that लॉ ऑप्शनल बैकग्राउंड। तो इन 3 चीज़ों की वजह से मैंने लॉ ऑप्शनल अपना रखा और चेंज नहीं करा। नाउ इफ़ यू आर ऑफ द व्यू कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट दिस पेपर विद लॉ ऑप्शनल, तो अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वेयर टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी लॉ ऑप्शनल पेपर। सिलेबस तो हमारे पास डिफाइंड है, हमें पता है कॉन्स्टी, एडमिन, PIL, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्राइम्स, ये सब पढ़ना है, CLD पढ़ना है, बट पढ़ना कहाँ से है। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कीप योर बुक लिस्ट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे छोटी, सबसे सिंपल बुक लिस्ट रखिए। जो छोटी बुक आती है ना, वो उठाइए और वो ही पढ़िए। मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर लाइक हम MP जैन पढ़ लेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह पढ़ लेंगे, हम मैल्कम शो पढ़ लेंगे। मतलब टू टेल यू दिस, आप यहाँ पे PhD करने नहीं आए हो, ना आप यहाँ पे कुछ बड़े बड़े थीसिस लिखने आए हो। यू हैव कम हियर, यू आर रीडिंग दिस ऑप्शनल पेपर टू गेट अ गुड स्कोर इन द लॉ ऑप्शनल पेपर। फॉर दैट पर्पस रीडिंग दैट बल्कि बुक, चाहे वो MP जैन हो चाहे कोई और बुक हो, इज नॉट रिक्वायर्ड। ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास इतनी एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात, पेपर की एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो एक छोटी बुक में, जैसे मैं बोलूँ बांगिया में जो आपको कंटेंट मिलेगा, दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। Why do I say best suited? Because अगर आप देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे, they are very direct, they are very simple. You know the concept and you are able to apply it. Also पेपर में आपको मिल रहे 2 पेज लिखने के लिए, 20 नंबर में 4 पेज हो जाएंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ पेज में आप कितना लिख पाओगे, आप कितने केस लो लिख पाओगे। कॉलेज इज अ डिफरेंट स्टोरी। यूनिवर्सिटी में हमारे पास सिर्फ 3 घंटे में 5 क्वेश्चन लिखने होते थे, यहाँ पे हमें 3 घंटे में 19 क्वेश्चन लिखने हैं, 19। तो ये पूरा गेम ही बदल जाता है। यू डोंट हैव द टाइम इन द पेपर कि आप इतने केस लो लिख पाएँ। तो आई वुड से कीप योर बुक लिस्ट टू द सिंपलेस्ट। बड़ी बड़ी बुक के पीछे बिल्कुल मत भागिए, जो फ्यूटाइल एफर्ट है। दैट विल जस्ट टेक योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, और GS में भी फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि लॉ अगर ज़्यादा टाइम ले लेगा, ऑप्शन ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो GS के लिए कम टाइम बचेगा। तो कीप द बुक लिस्ट टू द सिंपलेस्ट। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल डिसएग्री, कई बोलोगे कि बाकी टॉपर्स ने तो ऐसे ऐसे बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स बताई है, बट ट्रस्ट मी, मैंने कोई बड़ी बुक नहीं पढ़ी। मैंने MP जैन, DD बासु, VN शुक्ला कोई बड़ी बुक नहीं पढ़ी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ अपने कॉलेज के नोट्स पढ़े,
और थोड़ी दुक्की से हेल्प ली। बस दैट वाज माई ओनली बुक लिस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। उसी तरह अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो पहले बात तो मैंने बताया बड़ी बुक्स नहीं उठाइए। बुक लिस्ट की बात करूं तो देखिए, बुक लिस्ट में सबसे पहले जो दुक्की है, दुक्की वुड कम वेरी हैंडी। दुक्की मतलब आई एम नॉट सेइंग एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन ही आपको दुक्की उठानी है। दुक्की का मतलब है जो सिंपल बुक्स होती हैं वैसा, तो वो आप उठाइए जो छोटी हो, कंसाइज हो, टू दी पॉइंट हो। तो वो आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर आप कर पाओ, एडमिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन 3 की दुक्की अगर आप कर पाओ दैट वुड बी वेरी गुड। ठीक है। फिर सेकंड, बांगिया टाइप्स जो बुक होती है, जैसे बांगिया की बुक आई है, टॉट्स की हमारे पास बांगिया है, कॉन्ट्रैक्ट की बांगिया है, दैट इज़ वेरी गुड। मैंने टॉट्स कॉन्ट्रैक्ट बांगिया से ही करा है एंड उसमें जितना कंटेंट दिया गया, जितने केस लो है, जितनी एक्सप्लेनेशन दी गई है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगेन आई एम सेइंग, ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी लॉ ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ मैं, ये किसी और चीज़ के लिए नहीं बता रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इफ यू आर गोइंग फॉर एलएलएम या समथिंग एल्स, ओनली फॉर लॉ ऑप्शन दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। अब बचा क्राइम्स, तो क्राइम्स के लिए यू कैन गो फॉर वीडी कुलश्रेष्ठ, और या फिर कोई नोट्स मिल जाए तो नोट्स देख लीजिए। तो ये तो हुई बुक लिस्ट की बात। अब आता है बुक लिस्ट के बाद अगर आपको और कुछ करना हो तो, सो द बेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स वुड बी योर कॉलेज नोट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन लॉ में करी है तो आपके पास कॉलेज के नोट्स होंगे ही होंगे, एंड दोज आर द बेस्ट नोट्स, क्योंकि आपने वो पहली बार पढ़ रखे हैं, यू आर फेमिलियर विद देम। सेकेंडली दे आर डीप एंड कंसाइज, क्योंकि कॉलेज में तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। तो डू योर कॉलेज नोट्स। मैं वही करता था, मैं एक टेक्स्ट बुक उठाई, जैसे मैंने बांगिया उठाई टॉट्स की, मैंने वो पढ़ लिए, मैं अपने फिर कॉलेज के नोट्स उठाया और वो पढ़ लिया, तो वहाँ पे मेरा सफिशिएंटली कवर हो जाता था। दिस यूज्ड टू बी माय बुक लिस्ट फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स, द टेक्स्ट बुक्स एंड माय कॉलेज नोट्स। अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स नहीं है देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर एनी मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल होते हैं वो, बट मैंने ऐसे कोई मेजर मार्केट के नोट्स रेफर नहीं करे। मेरे लिए बुक्स और नोट्स, मेरे खुद के नोट्स, दे वर सफिशिएंट। अब बचा हमारा टॉपिक सीएलडी का, एंड दैट इज अ पेन पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ अस क्योंकि सीएलडी में 8 टॉपिक्स लिख दिए हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स लिख दिए, अब कहाँ से पढ़ा जाए। तो देखिए, सीएलडी आएगा पेपर 2 के पार्ट 2 में, और उसके बाद आएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्लस माइनस खुद ही कर लेना कितना हमें पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बट अब पढ़ना कहाँ से वो मैं बता दूँ आपको। ऑनलाइन मटेरियल इज द बेस्ट। ऑनलाइन में आपको क्या क्या लेना है, ऑनलाइन में आएंगे 3 चीज़ें। सबसे पहला बेयर एक्ट, जैसे आरटीआई हुआ उसका बेयर एक्ट कर लो, आईपीआर हुआ उसके बेयर एक्ट कर लो, तो बेयर एक्ट वुड बी द बेस्ट। सेकंड हो जाएगा अगर आपको उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ मिल पाएँ, जैसे मैंने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी एक मेरे को वीडियो मिल गई थी, पूरी सीरीज़ मिल गई थी वीडियो की, मैंने वहाँ से कंप्लीट करा, दैट वाज गुड सीरीज़। तो उस तरीके से मैंने कुछ जो सीएलडी में जो मेरे को मेजर सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल गई वो कर लिया। एंड थर्ड वुड बी ऑनलाइन ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं ना, जैसे आपको एडीआर के ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, तो वैसे आप आर्टिकल्स कवर कर लीजिए। कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वो कवर कर लीजिए। तो इन दैट वे यू वुड बी कवरिंग मोस्ट ऑफ इट इन अ सब्सटेंटिव पोर्शन। In addition to that, the online sources, you can do your college notes. So I did online research, थोड़ा online देखा, प्लस competition law के notes पढ़ लिए, IPR के notes पढ़ लिए, ADR के notes पढ़ लिए। इस तरीके से मेरा जो CLD था वो comprehensively cover हो गया, and I was comfortably placed in CLD portion. तो CLD में आप ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा online search कीजिए, बेयर एक्ट हो तो बेयर एक्ट पढ़िए, वरना ऑनलाइन अगर वीडियो मिल जाए वीडियो या आर्टिकल्स तो मिल ही जाएंगे, और इसे सप्लीमेंट कीजिए अपने कॉलेज के नोट से। दैट्स इट, उतना आप कर लेंगे, सीएलडी हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर। तो अभी हमने कहा वाई टू प्रिपेयर फॉर लॉ ऑप्शनल, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, नाउ वी विल कम टू हाउ टू प्रिपेयर। अब हाउ टू प्रिपेयर में अगेन आई वुड बी फोकसिंग ऑन 3 मेजर पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो नोट्स बनाने हैं, वट एवर यू आर रीडिंग, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे वो बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, या फिर आप कॉलेज के नोट्स पढ़ रहे हो, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ इट। अब जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स में भी 2 तरीके के नोट्स बनेंगे। देखिए, ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली आपको 2 तरीके के नोट्स बनाने हैं, एंड व्हाई डू आई से इट। देखिए,
ऑप्शनल जब आप मेजरली कवर कर पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? प्री से 3 महीना पहले, प्रीलिम से 5 महीना पहले, राइट? उस टाइम पे पढ़ोगे। प्रीलिम्स अगर 10 अक्टूबर को है तो यू वुड बी डूइंग योर ऑप्शनल से इन जून जुलाई में आपने ऑप्शनल करा होगा। अब जून जुलाई का पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जीएस पे लग जाओगे, सितंबर, अगस्त, सितंबर, तो ये सब आप जीएस की तैयारी करोगे, अक्टूबर भी जीएस करोगे। अब आप ऑप्शनल दोबारा उठाओगे नवंबर में, राइट? अब देखो 3-4 महीने के बीच में गैप आ गया है, तो जब आप उस टाइम पे पढ़े हो, उस टाइम के जो नोट्स बनेंगे दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस उसमें आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, उसमें आपको 5 केस लो लिखने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें आपको अथॉरिटीज़ के नाम लिखने पड़ेंगे, ताकि जब आप दोबारा पढ़ो नवंबर में, आपको वो चीज़ें क्लिक हो जाएं, आपको दोबारा बुक पे ना जाना पड़े, मतलब जो नोट्स आपने बनाए हैं उसके सोर्स पे ना जाना पड़े, नोट्स से आपको समझ आ जाए। तो दोज नोट्स वुड बी लिटिल कॉम्प्रिहेंसिव एंड आई वुड बी शेयरिंग माई नोट्स। आपके स्क्रीन पर भी शायद चल भी रहे होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, लॉ ऑफ क्राइम्स में अटेम्प्ट सेक्शन आता है स्टेजेस ऑफ क्राइम के अंदर, तो उसके मैं नोट्स अगर आपको दिखाऊं तो जो मेरे डिजिटल नोट्स हैं दे आर डिटेल्ड। उसमें मैंने सारे टेस्ट एक्सप्लेन करे हैं, टेस्ट होता क्या है, उसके अंदर 2-3 आपको केस लो भी मिल जाएंगे हर टेस्ट के अंदर। फिर अटेम्प्ट के ऊपर जो डेफिनेशंस हैं, मतलब जो मेजर चीज़ें समझने की हैं, फिर उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो सब मैंने उसमें लिखा है, राइट? ये तो है मेरे डिटेल्ड नोट्स जो मैंने अपनी जो रीडिंग से बनाए, मतलब जो जून जुलाई वाली रीडिंग होती है ना, प्री से पहले वाली, उस वाली रीडिंग में बनाए ये 2001 नोट्स। सेकंड, जब आप नवंबर में पढ़ रहे हो, अब नवंबर में आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखिए, नवंबर में आप पढ़ रहे हो, दिसंबर में आप पढ़ रहे हो, जनवरी में आपका मेंस है, और जनवरी में मेंस में आपको ये भी ध्यान रखिए पेपर के बीच में 1 हफ्ता मिलता है, मतलब जीएस और लॉ ऑप्शन के बीच में 5 दिन का गैप मिलेगा। उन 5 दिनों में आपको लॉ रिवाइज करना है। तो अब आप नवंबर में जो आपने डिटेल नोट्स बनाए ना, उन नोट्स के नोट्स बनाइए ताकि आप ये नोट्स उन 5 दिनों में पढ़ पाओ। तो दोज वुड बी क्रिस्प नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स, जिसमें सिर्फ अथॉरिटीज होंगी, जिससे आपको मार्क्स मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो पहले वाले नोट्स होंगे डिटेल्ड, जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, और ये वाले नोट्स होंगे बिल्कुल क्रिस्प, जिसमें सिर्फ पॉइंटर्स होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 खत्म। तो ये भी नोट्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे अटेम्प्ट के, तो उसमें आप दोनों में कंपेयर अगर आप कर पाओ तो विल सी डिटेल में कितना ज़्यादा लिखा है मैंने, और अटेम्प्ट में मैंने 10 लाइन में या 5 लाइन में ख़त्म कर दिया अटेम्प्ट को। इतना ही मेरे को लिखना है पेपर में, इतना ही मेरे को रट के जाना है, इतना ही मेरे को याद करके जाना है। तो ये हुई नोट्स की बात, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। अब देखिए, लॉ किसी भी ऑप्शनल में आपको एमसीक्यू तो आना नहीं है, आपको सीधा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यू विल बी राइटिंग द आंसर, सो उसके लिए यू शुड प्रैक्टिस आंसर बिफोर हैंड। आपने कुछ टॉपिक पढ़ा आज, उसके लिए आंसर लिखिए। मान लिए आज आपने वाइकेरियस लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा, आंसर लिखिए उस पर। ट्राई टू राइट एन आंसर, जस्ट फ्रेम अ क्वेश्चन इन योर माइंड। अच्छा, डिफाइन वाइकेरियस लाइबिलिटी, इलैबोरेट ऑन वाइकेरियस लाइबिलिटी, राइट अ लॉन्ग नोट ऑन वाइकेरियस लाइबिलिटी, और उस पर आंसर लिख दीजिए। अब उससे क्या होगा, जो आपने आंसर लिखा आपको पता चल जाएगा आपके रिटेंशन कितना हुआ है, आपको समझ कितना आया है, प्लस क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा है, यू नो उसमें जो कहते हैं ना मसाला कितना है, फ्लावरी पॉइंट्स कितने हैं मटेरियल में। जैसे किसी का कोट आ गया, किसी जज का नाम आ गया, जस्टिस होब हाउस का नाम आ गया, तो वो आप चीज़ें अपने आंसर में लिख सकते हो उस टाइम पे ही। यार अगर मैं ये चीज़ अपने आंसर में लिखूंगा ना, आंसर सुंदर लगेगा, पढ़ने वाले को मज़ा आएगा। तो इन दैट वे यू कैन ऐड दी फ्लावरी पार्ट टू योर आंसर, और बाद में आप उसे याद कर सकते हो। तो सेकंड, मैं आंसर राइटिंग के अंदर बोलना चाहूँगा कि आपको अपने आप को दिखाना यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपको डेप्थ है। तो सपोज मैं आपको कुछ अपने एग्जांपल्स लेता हूँ जो मैंने आंसर में करे हैं। सपोज अगर क्वेश्चन आता था कंपेयर इंडियन लीगल सिस्टम विद यूके लीगल सिस्टम, या कंपैरिजन क्वेश्चन आ गया इंडिया यूके या इंडिया अमेरिका का, तो मैं उससे स्टार्ट करता था। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर का आपने नाम सुना होगा, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है जो कि शायद उन्होंने मारूराम केस में लिखी है, और वो ये है, इट इज़ द थेम्स नॉट द पोटोमैक विच डिफाइंस द फ्लो ऑफ यमुना।
थेम्स लंदन की रिवर है, पोटोमैक वॉशिंगटन की रिवर है, और यमुना अपनी 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 नदी हो गई. इट इज द थेम्स एंड नॉट द पोटोमैक विच डिफाइंस द फ्लो ऑफ यमुना. इससे मैं स्टार्ट करता था और उससे उसके बाद में बिल्ड करता था, और उसमें मैं जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर का नाम भी डालता था. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को कोटेशन भी आ गया, अथॉरिटी भी आ गई. व्हेन द एग्जामिनर इज रीडिंग माय आंसर, उसको लग रहा है कुछ पढ़ के आया है इंसान. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, मान लो मैं केस साइट कर रहा हूँ. आई एम साइटिंग द केस ऑफ केशव भारती. इन द केस ऑफ केशव भारती केस, आई विल राइट साइटेशन ऑल्सो. ब्रैकेट AIR 1973 SC 1461. Suppose I am mentioning Puttaswamy judgment. I will write the citation. SCC 1 10 पेज नंबर, ऐसा आई राइट द साइटेशन. तो उससे क्या हो रहा है, एग्जामिनर इज गेटिंग टू नो कि आई हैव डीप नॉलेज, आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, राइट. और ये जो मैं आपको साइटेशन बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है बहुत सारे साइटेशन हो जाएंगे. बहुत सारे नहीं होंगे, ट्रस्ट मी. मैंने जो लिस्ट बनाई थी अपने साइटेशन की, उसमें 15 केस ही थे. मतलब 15 केस के अंदर मेरा पूरा ऑलमोस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो गया था. मतलब 15 केस के मैंने साइटेशन याद करे. अब 15 नंबर तो याद हो ही जाएंगे, उतने याद करे, और पेपर वन मेरा डन. तो इफ यू कैन डू दैट in your answer also, that would add to the beauty and also authority to your answers. वो ट्राई कीजिए, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, उसमें बोलूँगा प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस. प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं. आप बोलोगे ये कैसे होगा? तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, यू विल सी दैट देयर हैव बीन अ ट्रेंड. एक पैटर्न आपको दिखेगा. मान लो अगर सक्सेशन से एक साल क्वेश्चन आ रहा है, तो अगले साल रिकग्निशन से आएगा, फिर सक्सेशन से आएगा, फिर रिकग्निशन से आएगा. तो आपको पैटर्न दिख रहा है. अच्छा, 15 में सक्सेशन आया, 16 में रिकग्निशन आया, 17 में आया, 18 में आया. तो यू कैन सी कि 2021 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है. वो चीज़ आप इजीली डिसाइफर कर पाओगे इफ यू स्पेंड टाइम विद द प्रीवियस क्वेश्चंस. एंड मी एंड माई फ्रेंड्स हैव सिट टुगेदर, और हमने अराउंड 50% ऑफ द पेपर पता लगा लिया था कि अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है. मतलब हमें पता था कि हाँ इस ये वाला टॉपिक इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से हम तैयारी करेंगे. ये आप आसानी से कर सकते हो. ये खासियत है लॉ ऑप्शनल की, ये एडवांटेज है लॉ ऑप्शनल का, कि आपको पता चल जाएगा क्या करना है. सेकेंडली, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे देखोगे, तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वर्बैटिम, आई एम सेइंग वर्बैटिम, जो कि पहले आ चुके हैं. तो दे विल जस्ट रिपीट द क्वेश्चन एज इट इज. तो इफ यू आर डूइंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो तो हमने अच्छे से कर रखा है. तो इन दैट वे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लॉ ऑप्शन में बहुत हेल्प करता है फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर प्रेडिक्शन एंड फॉर इम्प्रूविंग योर आंसर राइटिंग. ये हुई बात. अब हम आते हैं फाइनल चीज़ पे, विच इज़ कि हमें कितनी साइटेशन लिखनी है अपने आंसर में. अब हमें अपने आंसर में कितनी अथॉरिटीज साइट करनी है. मैंने फ्लारीनेस की तो बात कर ली, बट कितने केस लो लिखूँ? बहुत लोग बोलते हैं कि सर केस लो तो बहुत सारे हो जाते हैं, इतने याद कैसे होंगे, डरते हैं. बट समझिए, हमारे पास आंसर लिखने के लिए पेज है 2, टाइम है 7 मिनट. 7 मिनट 2 पेज में आप कितने केस लिख पाओगे? तो उस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, उस हिसाब से आप अपने आंसर तैयार कीजिए, उस हिसाब से आप अपने आंसर लिखिए. तो अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूँ, आर्टिकल 12 में हमें अपने कॉलेज में 12 केस तो लिखवाए गए थे. कितने? 12. अब 12 के 12 तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ ना, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मेजर है RD शेट्टी, अजय हासिया, वो मैं याद करके वो याद कर सकता हूँ. तो इन दैट वे वो 12 याद नहीं करने हैं मेरे को बस RD शेट्टी, अजय हासिया पता होना चाहिए. इन दैट वे आई कैन राइट अ गुड आंसर ऑन आर्टिकल 12. सिमिलरली आर्टिकल 14 है, हमें कॉलेज के अंदर 20 केस लो कराए गए थे, 20. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन
मेरे नोट्स में आपको सिर्फ 4 केस लॉ मिलेंगे, सिर्फ 4, और उन 4 के बेसिस पे मैं आर्टिकल 14 का कोई भी आंसर ठीक ठाक तो आंसर कर ही दूंगा, मतलब आई वुड से अबव एवरेज आंसर कर दूंगा. So it's not about number of case law which you cite, but it's about how beautifully you put it, how landmark that judgment is. तो उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए. डोंट रन बिहाइंड नंबर ऑफ केसेस. ज़्यादा से ज़्यादा केस लिखने की होड़ मत कीजिए. कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझाइए अपने आंसर में, और उसे सब्सटेंटिएट करने के लिए केस लिखिए. जस्ट फॉर द हैक ऑफ राइटिंग अ केस, डू नॉट राइट अ केस. आई राइट अ केस फॉर सब्सटेंशिएशन ऑफ योर पॉइंट. ये आप बात समझिए, ठीक है. इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं केस लॉ की, केस लॉ में आपको जनरली फैक्ट्स नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह नहीं होती है, इतनी टाइम भी नहीं होता, तो फैक्ट्स तो आप जनरली नहीं लिख पाओगे अनलेस एंड अनटिल एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली केस लॉ पे ही आ जाए. तो फैक्ट्स याद पढ़े हो तो अच्छा होता है, बैकग्राउंड बनता है, बट याद करने के ऐसा प्रेशर मत डालिए, याद करना पड़ेगा. बट ये जरूर याद कीजिए कि आप एक केस लॉ को कैसे यूज़ कर पाएंगे, कहाँ का यूज़ कर पाएंगे. जैसे एसआर बोमई जजमेंट है, वो मेरे नोट्स में आपको 4 जगह पे मिलेगा. सेक्युलरिज्म मिलेगा, फेडरलिज्म में मिलेगा, स्टेट्स पावर में मिलेगा, इमरजेंसी में मिलेगा. तो अगर इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन आएगा, मेरे आंसर में एसआर बोमई अपने आप निकल जाएगा. तो एक केस मैंने याद करा और 4 टॉपिक्स मेरे कवर हो रहे हैं उससे. तो इन दैट वे ट्राई कीजिए, केसेस को मिनिमाइज कीजिए, मतलब जितने रेलेवेंट केस उतने ही रखिए, और एक केस को मल्टीपल जगह यूज़ करने की ट्राई कीजिए. टॉर्ट्स और क्राइम में तो बहुत आसानी से हो पाएगा. जैसे जब टॉर्ट्स और क्राइम में एक्सेप्शन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केस तो आपको ओवरलैपिंग मिल जाएंगे. तो इन दैट यू कैन ईजिली डू इट. तो इन दैट वे आपका जो केस लिस्ट है, जो आपको लग रहा है बहुत बल्कि हो जाता है, वो थोड़ा कम होगा और अच्छा भी रहेगा, बिकॉज यू वुड बी लिंकिंग ईच अदर टॉपिक्स विद ईच अदर. सो विद दिस I have almost shared the almost everything which I had for the law optional paper, my strategy, my book list, almost everything. And I would be sharing my notes on the Telegram channel. वो धीरे धीरे स्कैन करके मैं उस पर अपलोड करता रहूँगा. And I would just say this, that if you think you have the aptitude for law, you have that legal acumen, then do not be afraid to take this optional. You would get good guidance here, you will have good sources here, and hopefully you will also be able to write good answer and get good marks. So with this, I would just say all the very best for your paper, for your preparation, and keep practicing. All the very best. Thank you.